गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे आपके चैप्टर 4 को आगे बढ़ाते हैं बेटा। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा मैं आज शुरू करने वाला हूँ। आपका टॉपिक का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। बेटा हेडिंग मेरे साथ साथ सब लिखोगे, समझेंगे बेटा। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बेटा क्या होते हैं। ये रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बेटा क्या होते हैं, मैं एग्जांपल से बेटा आपको समझाऊंगा। ये केस देखो, बेटा ए है। ए सपोज आपका सेलर है और बी ये आपका बायर है, ठीक है। अब बेटा ये जो सेलर था ना, इसने बायर से प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस? आई प्रॉमिस टू सेल माई कार टू यू ऑन 5th Jan 19। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। और इन रिटर्न, बदले में बेटा बी ने भी ए से एक प्रॉमिस करा। बी ने भी ए से एक प्रॉमिस करा। क्या? आई प्रॉमिस टू पे प्राइस ऑफ ₹5 लाख ऑन 5th Jan 19। और मैं भी वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इस कार का 5 लाख रुपए दूंगा 5 तारीख को। तो ए कह रहा है मैं 5 तारीख को अपनी कार तुम्हें डिलीवर करूंगा, और बी कह रहा है मैं 5 लाख रुपए तुम्हें 5 तारीख को पे करूंगा। तो दोनों पार्टीज ने बेटा एक दूसरे को क्या करे हैं बच्चे? प्रॉमिसेस करे हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो वर्ड है ना रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बेटा रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है व्हेन वन प्रॉमिस इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है बेटा व्हेन वन प्रॉमिस इज exchanged for another promise। when one promise is exchanged for another promise, एक प्रॉमिस के बदले जब दूसरा प्रॉमिस किया जाता है, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक प्रॉमिस के बदले जब दूसरा प्रॉमिस किया जाता है, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सब बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? पक्का? तो बेटा रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होते हैं? एक प्रॉमिस के बदले जब दूसरा प्रॉमिस किया जाता है, दैट इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। When two promises are exchanged for each other, they are known as reciprocal promise। तो बेटा यहां पर इस वाले केस में बेटा ए ने भी बी से एक प्रॉमिस करा और बी ने भी ए से एक प्रॉमिस करा। तो when two promises are exchanged for each other, they are known as reciprocal promise। तो this is a perfect example of reciprocal promises। this is a perfect case of reciprocal promises। लो बेटा, सब बताओ बेटा, बात मुझे समझ आई? क्लियर हुआ सबको? When two promises are
exchanged for each other, they are known as reciprocal promises. अब बेटा अब हम ना चलो एक रीडिंग पहले मार लेते हैं, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा. Reciprocal promises means when promise is exchanged in consideration for another promise is known as reciprocal promise. मतलब when two promises are exchanged for each other, they are known as reciprocal promises. अब बेटा हम ना कुछ रूल्स पढ़ेंगे रिलेटिंग टू परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. हेडिंग लिखोगे बेटा. रूल्स relating to rules relating to performance of reciprocal promises. Rules relating to performance of reciprocal promises. Rules relating to performance of reciprocal promises. और पहला रूल है simultaneous performance. साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस. बेटा बहुत सिंपल बातें हैं, मेरी बातें बस सुननी बेटा ध्यान से हैं. साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का क्या मतलब हुआ बेटा? बेटा अज्यूम करो एक सिंपल सा एग्जांपल बेटे, ये आप हो, ठीक है, और ये बेटा एक शॉपकीपर है. ये आपका एक शॉपकीपर है. बेटा मुझे एक बात बताओ, आप शॉपकीपर के पास जाते हो, शॉपकीपर से आप कहते हो भैया 1 केजी राइस देना, 1 किलो चावल देना, ठीक है. शॉपकीपर कहता है 1 किलो चावल 200 रुपए का होगा, 1 किलो चावल 200 रुपए का होगा. तो आप बेटा क्या करते हो, ध्यान से सुनना, जेब से 200 रुपए निकाल के उसको देते हो और चावल ले लेते हो. मतलब बेटा दोनों पार्टीज अपने अपने प्रॉमिसेस की परफॉर्मेंस साइमल्टेनियसली कर रही हैं. साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ? हैंड इन हैंड. तो एक हाथ से 200 रुपए दिए, दूसरे हाथ से चावल लिए. दिस इज नोन एज साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. तो बेटा नकद पे आप जब सामान खरीदते हो ना, नकद सामान खरीदते हो बेटा, मतलब पैसा दे के जब सामान खरीदते हो, कैश परचेज जब आप करते हो, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैश सेल आ जाएगा. तो बेटा जो कैश परचेज आप करते हो, ठीक है, वो बेटा उसमें हमेशा साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस होती है, हैंड इन हैंड. ए एंड शॉपकीपर, comma, both are performing their promises simultaneously. Both are performing their promises साइमल्टेनियसली का मतलब हैंड इन हैंड. एक हाथ दे, एक हाथ ले, हैंड इन हैंड. और बेटा कैश परचेज में यही होता है बेटा. कैश परचेज में दोनों पार्टीज
अपने अपने प्रोमिसेस को परफॉर्म साइमल्टेनियसली करती हैं, मतलब हैंड इन हैंड, एक हाथ दे एक हाथ ले। ठीक है बेटा, ये होता है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। कॉपी करो बेटे, कॉपी कर लो बच्चे। कॉपी कर लो बेटा। चले बेटा, ये तो हो गया बेटा फर्स्ट रूल। अब आओ सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल है बेटा, पढ़ लें एक बार ऊपर वाला बेटा। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोमिसर नीड नॉट परफॉर्म हिज promise unless promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। बेटा तो उसका कहने का मतलब पता है क्या है, अगर साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस होनी है ना बेटा, हैंड इन हैंड परफॉर्मेंस होनी है, तो एक पार्टी को अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए तैयार ना हो। तो मेरे वाले केस में बताओ, ए अगर 200 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है तो शॉपकीपर is not liable to deliver 1 kg rice to A। सिमिलरली अगर शॉपकीपर राइस देने को तैयार नहीं है तो A 200 रुपए शॉपकीपर को देने की जरूरत नहीं है बेटा। तो याद रखना, जब साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का केस होता है ना, तो उसमें एक पार्टी को अपनी परफॉर्मेंस देने की जरूरत तब तक नहीं है जब तक दूसरी पार्टी अपना प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए तैयार ना हो जाए। तो अगर तू परफॉर्मेंस करेगा तो मैं भी करूंगा, तू नहीं करेगा तो मुझे भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, यह केस है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस का। अब आओ बेटा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें देखना, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर देखना बेटा, ध्यान से देखना बेटा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बेटा इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड। तो दो केस हैं बेटा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के, एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा केस है इंप्लाइड का। दूसरा केस है इंप्लाइड का। चलो देखना बेटा ध्यान से, बहुत सिंपल सा केस है। चलो पहले इसका एग्जांपल लिखो। ए सेलर है, बी बायर है। ठीक है बेटा, ए ने आज तारीख है सपोज फर्स्ट जैन,
आज तारीख है बेटा सपोज 1 जन, ठीक है। ए ने बेटे बी से प्रॉमिस करा, ए ने बी से प्रॉमिस करा किस चीज का, कि मैं अपनी कार तुम्हें दूंगा। कौन सी डेट को, 5 जन को। मैं अपनी कार तुम्हें दूंगा 5 जन को, ठीक है। अब सुनो बेटा, बदले में बी ने भी ए से प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपीस दूंगा। कब, 10 जन को। यानी ए कार देगा 5 तारीख को और बी पैसे देगा 10 तारीख को, ठीक है। दोनों के बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब मैं बेटा आपसे बहुत एक सिंपल सी बात पूछूंगा बेटा, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में बेटे ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस बेटा फिक्स्ड है या नहीं। बेटा कॉन्ट्रैक्ट में ना ए और बी ने पहले ये डिसाइड कर लिया है कि पहले परफॉर्मेंस किसको देनी पड़ेगी। बेटा पहले ए कार डिलीवर करेगा बी को, उसके बाद बी पैसा देगा ए को। तो बेटा याद रखना, इस केस में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ने डिसाइड कर लिया है पहले ए अपना प्रॉमिस परफॉर्म करेगा, उसके बाद बी इज लायबल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। तो मेरे को बताओ ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में फर्स्ट नंबर किसका है, ए का। ए हैज टू डिलीवर कार टू बी, तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस में पहला नंबर किसका है, ए का। उसके बाद बेटा नंबर आता है बी का। बी हैज टू पे 5 लाख टू ए। तो बेटा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि पहले ए अपने प्रॉमिस की परफॉर्मेंस देगा, उसी के बाद बी लायबल है अपने प्रॉमिस की परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है जैसे हमारे वाले केस में था, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। दिक्कत तो तब आती है जब ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड ना हो। बेटा इंप्लाइड वर्ड का मतलब हमने बहुत बार करा है बेटा, क्या मतलब होता है, अज्यूम्ड। तो बेटा अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, तो बेटा हमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ता है, अज्यूम करना पड़ता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस को अज्यूम करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, ये देखो एग्जांपल, ए और बी। बेटा बी अज्यूम करो, बी एक मनी लेंडर है, ठीक है। अब सुनना बच्चे, ए बी के पास गया और उसने कहा मुझे लोन चाहिए 5 लाख रुपए का, मुझे लोन चाहिए 5 लाख रुपए का। बी ने ए को कहा लोन तो मैं तुझे दे दूंगा, लोन तो मैं तुझे दे दूंगा, बदले में तुझे मेरे पास कोई सिक्योरिटी मॉर्टगेज पे रखवानी पड़ेगी, पक्का। चलो तो बेटा अब दोनों पार्टीज ने ना एक दूसरे को एक प्रॉमिस करा है। क्या, बी ने प्रॉमिस करा है ए को मैं तुझे लोन दूंगा, और ए ने प्रॉमिस करा है कि मैं अपनी कोई सिक्योरिटी तेरे पास गिरवी रखवाऊंगा। तो दोबारा बताओ बेटा, बी ने प्रॉमिस करा है कि मैं लोन तुझे दूंगा, और ए ने प्रॉमिस करा है कि मैं कोई सिक्योरिटी तेरे पास गिरवी रखवाऊंगा।
अब बेटा इस क्वेश्चन में ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स्ड नहीं है बेटा, इट इज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बेटा इंप्लाइड बात आ जाती है ना, इंप्लाइड बात क्या बेटा, कि पहले कौन अपनी परफॉर्मेंस देगा बेटा, पहले तो बेटे ए को सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी ना बी के पास, उसी के बाद बेटे, उसी के बाद बी लायबल है ए को लोन देने के लिए। तो इसमें बेटा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स करने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड है बेटा। फर्स्ट परफॉर्मेंस किसको देनी पड़ेगी, ए को। ए हैज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू बी, ए हैज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू बी। और बेटा सेकंड, उसके बाद नंबर बेटा बी का आता है, बी हैज टू एडवांस लोन टू ए। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस को फिक्स करने की जरूरत नहीं है, इंप्लाइड है बेटा, अज्यूम किया जा रहा है कि पहले ए अपनी परफॉर्मेंस देगा, ए सिक्योरिटी रखवाएगा बी के पास, उसी के बाद बी लायबल है ए को लोन देने के लिए। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? तो अगर तो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है देन इट्स ओके, अगर नहीं फिक्स्ड है तो हम उसे क्या करेंगे बेटे, अज्यूम करेंगे। लो बेटा कॉपी करो इसे, कॉपी कर लो बच्चे। पक्का बेटा क्लियर हुआ सबको? सबको दोनों रूल्स बेटा जो हमने अब तक पढ़े हैं? आओ एक रीडिंग करते हैं बेटे, फिर आगे चलेंगे। देखो, व्हेन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंसेस एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर ओनली। तो बेटा अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स्ड है तो ऑर्डर वही रहेगा, उसी ऑर्डर में दोनों पार्टीज को परफॉर्मेंस देनी है। इफ द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन परफॉर्मेंस शुड बी गिवन इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, मतलब इट शैल बी अज्यूम्ड। हम ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस को क्या करेंगे बेटा, अज्यूम करेंगे। किस बेसिस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बेटा ये तो आप खुद सोच सकते हो। मुझे एक बार बताओ, मैं रेस्टोरेंट पे बेटा खाना खाने गया, मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, बेटा पहले पैसे दोगे या पहले खाना खाओगे, मेरे को ये बताओ। पहले एडवांस में थोड़ी ना पैसा देते हो बेटा रेस्टोरेंट को, पहले तो खाना खाओगे ना, उसके बाद पैसे दोगे। इसका मतलब पहली परफॉर्मेंस कौन देगा, रेस्टोरेंट वाला, ठीक है। हां, उसके बाद आप परफॉर्मेंस दोगे, तो पहली परफॉर्मेंस होगी रेस्टोरेंट ओनर की, ही विल सर्व यू द फूड। उसके बाद परफॉर्मेंस आपकी होगी, आप उसे क्या करोगे, उस फूड की पेमेंट करोगे बेटा। तो हमें ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस को अज्यूम करना पड़ेगा, किसको, किसके बेसिस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को देख के हमें अज्यूम करना पड़ेगा बेटा। सब बताओ बच्चे, दोनों रूल्स हमने जो अब तक करे क्लियर हुए सबको? बेटा एक इंपॉर्टेंट रूल आपको कराने वाला हूं, ध्यान से समझने वाला है, वैसे है सिंपल, ध्यान से देखना बेटा। देखो, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस विच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड in contract consisting of
रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। यहां पर देखना बेटा मेरे पास, सी पॉइंट, हेडिंग लिखना परफॉर्मेंस ऑफ डिपेंडेंट promises, performance of dependent promises। लिख लो बेटा, परफॉर्मेंस ऑफ डिपेंडेंट promises। परफॉर्मेंस ऑफ डिपेंडेंट promises। बेटा ध्यान से समझनी है मेरी बात। बेटा डिपेंडेंट प्रॉमिसेस क्या होते हैं? एग्जाम्पल से बेटा समझेंगे जरा। एग्जाम्पल ध्यान से देखना बेटा। बेटा ये जो ए है ना, ये एक शिप ओनर है। ए एक शिप ओनर है और बी एक कस्टमर है बेटा। बी एक कस्टमर है, ध्यान से सुनना बेटा। बेटा अब क्या हुआ, बी ए के पास आया, ठीक है, और उसने इसे कहा कि मेरा ना कुछ कार्गो है, कुछ सामान है मेरा वो कार्गो मुंबई से गोवा जाना है। मेरा वो कार्गो मुंबई से गोवा जाना है, तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शिप में वो कार्गो जाए मुंबई से लेके गोवा, ठीक है। तो ए ने कहा ठीक है। ए ने कहा मेरी जो शिप है ना, मेरी जो शिप है वो परसों मुंबई से गोवा के लिए रवाना हो रही है, तो तुम परसों सुबह तक, मेरी शिप परसों दोपहर को निकलनी है, ध्यान से सुनना, मेरी शिप परसों दोपहर को निकलनी है, तुम अपना कार्गो लेके परसों सुबह तक आ जाना, ठीक है। तुम्हारा कार्गो शिप में लोड करवाऊंगा और मुंबई से गोवा जाके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो बेटा डिसाइड हो गया। तो ए ने बी को क्या कहा कि अपना कार्गो कब तक लेके आ जाना बेटा? परसों सुबह तक अपना कार्गो लेके आ जाना। तो यहां पर लिखना बी was to deliver cargo to A for transportation to Goa, तो बी वो कार्गो किसको देता? ए को, और ए वो कार्गो मुंबई से जाके गोवा पे छोड़ देता बेटा। लेकिन बच्चे हुआ क्या बेटा? ये जो प्रॉमिस बी ने ए को करा था ना कि पक्का मैं अपना कार्गो परसों सुबह तक लेके आ जाऊंगा, फिर तू मेरा कार्गो गोवा ले जा लियो, ठीक है। तो ये जो प्रॉमिस बी ने करा था ना बेटा, ये प्रॉमिस बी ने फुलफिल नहीं करा। बी फेल्स टू फुलफिल दिस प्रॉमिस। बी ने ये प्रॉमिस बेटा फुलफिल नहीं करा। बात समझ आई? अब मैं बेटा आपसे ना बस एक छोटी सी बात है जो जानना चाहता हूं। बी ने प्रॉमिस करा था कि मैं अपना कार्गो परसों सुबह तक लेके आ जाऊंगा, और ए ने प्रॉमिस करा था कि ठीक है फिर मैं तेरा कार्गो मुंबई से गोवा तक लेके जाऊंगा। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, एक ने जो प्रॉमिस किया था कि मैं तेरा कार्गो मुंबई से गोवा तक लेके जाऊंगा, ए का प्रॉमिस इज डिपेंडेंट ऑन
बी's प्रॉमिस। बेटा एक बात बताओ, बी अगर कार्गो ही लेके नहीं आएगा तो ए कार्गो को मुंबई से गोवा तक कैसे लेके जाएगा? लॉजिकल बात है ना। तो ए का जो प्रॉमिस है वो डिपेंडेंट है किसके प्रॉमिस के ऊपर? बेटा बी के प्रॉमिस के ऊपर। तो जब तक बी अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा, ए को लायबल नहीं ठहरा सकते आप नॉन परफॉर्मेंस के लिए। तो मुझे बताओ, ए's प्रॉमिस इज डिपेंडेंट ऑन बी's प्रॉमिस। तो ए का जो प्रॉमिस है वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट है किसके प्रॉमिस के ऊपर? बी के प्रॉमिस के ऊपर। इफ बी डज नॉट परफॉर्म his promise, if B does not perform his promise, then A cannot be held liable for non performance। फिर आप A को लायबल नहीं ठहरा सकते हो नॉन परफॉर्मेंस के लिए। बेटा ए का जो प्रॉमिस है वो पूरे तरीके से बी के प्रॉमिस के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक बी कार्गो लेके नहीं आएगा, ए उसके कार्गो को मुंबई से गोवा तक कैसे लेके जाएगा? तो जब बी ही लेके नहीं आया तो ए को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहरा सकते आप। मेरा जो प्रॉमिस है वो तुम्हारे प्रॉमिस के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक तुम परफॉर्म नहीं करोगे ना, मैं अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। लो बेटा कॉपी करो। एक और बेटा आपको एग्जांपल देता हूं अभी इसका। समझ आया बेटा डिपेंडेंट प्रॉमिस का केस? एक और एग्जांपल बेटा छोटा सा देखो। इसी का बेटा ये देखो, ए बी। बेटा बी जो है ना वो एक बिल्डिंग बेटा बनाना चाहता है। वो एक बिल्डिंग बेटा बनाना चाहता है। तो उसने क्या करा बेटा, बिल्डिंग बनाने के लिए उसने सर्विसेज ली ए की। ए एक कॉन्ट्रैक्टर है बेटा, ठेकेदार जिसे कहते हैं, बिल्डिंग वगैरह बनवाता है। ए एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। तो बेटा ए ने प्रॉमिस करा, ठीक है, ए ने प्रॉमिस करा। ए ने कहा मैं प्रॉमिस करता हूं, आई प्रॉमिस टू कंस्ट्रक्ट योर बिल्डिंग। मैं तुम्हारी बिल्डिंग क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। बदले में 50 लाख रुपीस लूंगा, 50 लाख रुपए लूंगा। चलो दोनों के बीच में बात हो गई। अब सुनो सुनो, अब बेटा बी ने एक बात कही ए से। क्या? बी ने कहा इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए तुम्हें काफी सारा मटेरियल लगेगा, जैसे सीमेंट लगेगा, ठीक है, सरिया यानी स्टील लगेगा, बजरी लगेगी, बजरी लगेगी, ठीक है, ईंटें लगेंगी, ब्रिक्स लगेगी। तो बहुत सारा मटेरियल तुम्हें लगेगा। ये मटेरियल, सुनो सुनो ध्यान से सुनना बेटा, ये मटेरियल तुम्हें मैं सप्लाई करूंगा।
मतलब तुम खुद मटेरियल नहीं लगाओगे, मैं मटेरियल तुम्हें सप्लाई करूंगा, फिर ये मटेरियल तुम बिल्डिंग पे लगाओगे। तो बी ने प्रॉमिस करा, मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस बिल्डिंग के लिए जो मटेरियल लगेगा वो मटेरियल मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा, मैं तुम्हें सप्लाई करूंगा मटेरियल, और फिर तुम वो मटेरियल बिल्डिंग पे लगा सकते हो गया बेटा कॉन्ट्रैक्ट। कॉपी करो बेटा यहां तक। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, बी फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। बी ने बेटा अपना प्रॉमिस परफॉर्म किया ही नहीं। बी फेल्स टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, मतलब बेटा बी ने ए को मटेरियल प्रोवाइड ही नहीं करा बेटा, बी ने ए को मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड करा। तो उस केस में बताओ क्या ए बिल्डिंग बनाने के लायबल है? द आंसर इज नो बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा ए का जो प्रॉमिस था बिल्डिंग बनाने का वो बी के प्रॉमिस के ऊपर क्या था? डिपेंडेंट था। बी जब तक मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेगा तब तक ए बिल्डिंग कैसे बनाएगा? तो याद रखना, ए's promise is dependent on B's promise। तो अगर B ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करा तो A को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। B fails to perform his promise, therefore A cannot be held liable for नॉन परफॉर्मेंस। इसलिए बेटा ए को नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। लो बेटा, ये आपका सी पॉइंट भी हो गया हमारा, परफॉर्मेंस ऑफ डिपेंडेंट प्रोमिसेस। मेरे ख्याल से बेटे पूरा केस समझ आए तीनों। बाकी बेटा अभी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस खत्म नहीं हुआ है, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक पॉइंट रहता है बेटा हमारा, कॉपी कर लो बच्चे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से बेटा डिपेंडेंट प्रोमिसेस का केस क्लियर हुआ। चलो बेटा, बाकी बेटा इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।